टीनेजर्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त ना। तो टेंशन को पेंशन देने का और फेस के ऊपर ऑलवेज एक स्माइल रखने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम लोग न्यूटन जी के द्वारा दिए गए लॉज को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो न्यूटन जी ने हमें 3 लॉ दिए हैं। कितने लॉ? 3 लॉ। तो उसमें से जो हमारा पहला लॉ है उस लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमारा जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है और ये इनर्शिया का क्या मतलब है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है, मान लो कि हमारे पास 2 कार है, कार ए और एक छोटू कार है, कार बी। जो ये बड़ा कार है ये रेस्ट पे है और ये जो छोटू कार है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो स्पीड है माने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है और जो इसका डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन ये भी कांस्टेंट है। तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। यही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है। अगर मैं बोलूं कि इसका इनर्शिया ज्यादा है, मैं क्या बोला? बॉडी ए या कार ए का इनर्शिया ज्यादा है। ये मैं कैसे बताया? मैं अगर ये तो रेस्ट पे है, कार ए रेस्ट पे है, तो मैं इसके स्टेट को चेंज कराने का कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि इसे मोशन में लाने का कोशिश कर रहा हूं। ये रेस्ट पे है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा करके मोशन में लाने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर। माने ये जल्दी से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये रेस्ट से मोशन नहीं आना चाहता है, तो मुझे इस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मैं इससे ये समझ पाया कि इसके पीछे का रीजन ये है कि इसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को आसानी से चेंज नहीं करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को आसानी से चेंज कर दे तो इसका मतलब ये है कि उसका जो इनर्शिया है वो बहुत कम है। तो ये इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर है? मतलब ये इनर्शिया ज्यादा कैसे हो पा रहा है और ये कम कैसे हो पा रहा है? ये इसके मास पे डिपेंड है। मतलब कि किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का जितना कम मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना कम होगा। तो अगर हमने किसी बॉडी का मास मेजर कर लिया तो उसके इनर्शिया को भी हमने मेजर कर लिया। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब यह है कि अगर मैं मास बढ़ा दूं तो मैं इनर्शिया को भी बढ़ा दूंगा। अगर मैं मास को कम कर दूं तो मेरा इनर्शिया भी कम हो जाएगा। अगर इनर्शिया कम हो जाएगा तो मैं किसी बॉडी को आसानी से उसके स्टेट मतलब बॉडी के स्टेट को आसानी से चेंज कर पाऊंगा अगर इनर्शिया कम हो गया तो, वरना नहीं। इनर्शिया ज्यादा होगा तो बॉडी का स्टेट आसानी से चेंज नहीं हो पाएगा। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग न्यूटन जी के दूसरे लॉ को देखेंगे।
तो न्यूटन जी का जो दूसरा लॉ है वो है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या है? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है? P, ये मोमेंटम है, P इज इक्वल टू mv होता है। अगर कोई बॉडी किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर में सिंपल मोमेंटम है। अगर हम किसी चीज को बढ़ा दें, मतलब मास को बढ़ा दें, तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर हम किसी बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ा दें तब भी उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन हमने तो पढ़ रखा है F इज इक्वल टू ma होता है, F इज इक्वल टू ma होता है, हमने तो ये पढ़ रखा है। भाई ये भी सही है और ये भी सही है। ये कब सही होगा अभी हम बताते हैं इसे। तो P क्या होता है? mv। तो D, P की जगह पे हम mv रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P बराबर mv है तो P की जगह हमने क्या रखा? mv रख दिया। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये कैसा होगा देखने में? m को पहले कांस्टेंट ले रहे हैं तो dv बाई dt हो जाएगा, फिर v को कांस्टेंट ले लेंगे dm बाई dt हो जाएगा। अगर मान लो कि हम मान लेते हैं कि हमारा बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट है, हमारे बॉडी का मास बदल नहीं रहा है, उसका जो वजन है वो बदल नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो जिसकी वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा। तो इस सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं m dv बाई dt, केवल यही बचा मेरा, ये बचा, ये तो पूरा 0 हो गया। तो F इज इक्वल टू m dv बाई dt क्या होता है? a होता है। बस लो, हमारा पूरा पुराना वाला डेफिनेशन सही हो गया, F इज इक्वल टू ma आ गया। तो ये कब यूज होगा? इसे हम कब यूज कर सकते हैं? ये तभी यूज होगा जब हमारा मास कांस्टेंट हो, मतलब किसी बॉडी का मास बदल नहीं रहा हो, तब जाकर के हम इसे यूज कर सकते हैं या ये एप्लीकेबल होगा, वरना ये सही है। F इज इक्वल टू dp बाई dt, करेक्ट। अब यहां से मैं एक चीज और निकाल सकता हूं, एक और इंफॉर्मेशन यहां से मैं निकाल सकता हूं। F इज इक्वल टू dp बाई dt है, तो इसका मतलब अगर मैं P और T का ग्राफ बनाऊं, P और T का ग्राफ बनाऊं, तो इसमें जो स्लोप होगा वो मेरा F होगा। क्या होगा? फोर्स होगा। अगर मैं F इज इक्वल टू dp बाई dt है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं F dt इज इक्वल टू dp, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मेरा F बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में मेरा dt इज इक्वल टू, इसे मैं डेल्टा P लिख सकता हूँ। अगर t को 0 से t तक इंटीग्रेट करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ F डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा P। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। यही है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को हम लोग J से डिनोट कराते हैं।
इम्पल्स का सिंबल क्या होता है? जे होता है। और इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय में लगे। कहीं पर ही बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है और वो जो टाइम है वो बहुत कम हो, तो उसे हम लोग इम्पल्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, कोई कार किसी दीवार पे आके टकराया, तो कार और दीवार जब टकराए आपस में, तो उनके बीच में जो फोर्स लगा वो तो बहुत ज्यादा होगा और टाइम क्या होगा? बहुत कम होगा। मतलब उसे v से कोई एक वेलोसिटी से जीरो होने में जो टाइम है वो बहुत कम है, तो उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा फोर्स कम समय में लगे। तो यही है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मैं ये एफ और टी का ग्राफ बनाऊं, तो इसके अंदर का इंटीग्रेशन है, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा वो मेरा चेंज इन मोमेंटम बताएगा। क्या बताएगा? चेंज इन मोमेंटम। एफ टी का ग्राफ, उसके अंदर का एरिया। तो ये तो था न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के और बढ़ रहे हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बहुत इजी है, उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं F, तो बॉडी भी उल्टा सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ। हम जिस फोर्स से इस बॉल को हिट करेंगे, तो बॉल भी हमें सेम फोर्स से बट अपोजिट डायरेक्शन में हिट करेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला कि ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड उसे सेम होना पड़ेगा। जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना पड़ेगा। तीसरा, डिफरेंट बॉडी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? डिफरेंट बॉडी होना पड़ेगा। मतलब सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं हो सकते। ऐसा होगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए मतलब एक्शन और रिएक्शन दो अलग बॉडी पे होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ये सोच लो कि सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ, इसका मास m है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स mg लगेगा और ये सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जो कि नॉर्मल फोर्स होगा। तो ब्लॉक नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस उस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स n लगा रहा है। तो क्या ये थर्ड लॉ है? क्या ये थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है? अगर मैं देखूं, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसका और इसका दोनों को मैग्नीट्यूड सेम है। पहला वाला इसने फॉलो किया। दूसरा, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सेकेंड वाला भी फॉलो हुआ। क्या ये डिफरेंट बॉडी पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है? नहीं, ये जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है ये दो फोर्स सेम बॉडी पे ही हैं। तो ये तीसरे वाले को वॉयलेट कर रहा है, मतलब ये तीसरा पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया न्यूटन का थर्ड